इससे वेलकम वेलकम ऑन सर। द जूम ऐप वेलकम मिस्टर सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। पलड़िया साहब, आपका वेलकम बहुत मोस्ट बहुत वेलकम मोस्ट स्वागत वेलकम है। सर, मोस्ट मोस्ट वेलकम। वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम वेलकम सर। सर। वेलकम वेलकम सर। वेलकम। वेलकम यू वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अनम्यूट कर लीजिए एक बार वापिस से सर। वेलकम सर। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, इतने बड़े पैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं वाकई आज धन्य हो गया। आज इस पैनल के माध्यम से लगभग 36 लाख लेजेंड्स के साथ में मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। और आपने बताया, बिल्कुल बात सही है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम मार्केटिंग में या इसके बारे में जिस किसी शख्स को हम जानकारी देते हैं ना, तो वो शख्स पहले से ही कुंडली मार के बैठ जाता है कि मुझे नहीं करना, जबकि उसकी स्थिति मालूम है, आने वाले सालों में उसके साल में क्या होने जा रहा है सब कुछ मालूम है। लेकिन ह्यूमन नेचर है कुंडली मार के बैठ जाना कि मैं सब कुछ जानता हूं। सर जब लेकर प्लान लेकर पधारे थे, दिन 1 दिसंबर 2024, ठीक है। और सच्चाई ये होती है कि अपना जो खास दोस्त होता है ना, जो हमेशा बिना पूछे घर आता है, और वही दोस्त जब फोन करके पूछे कि आप घर पर ही हो, मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, तो दिमाग में एक चीज आती है कि आज कुछ ना कुछ कबड़ा होने वाला है ना। चलो कोई बात नहीं, दोस्त आ गया, मान लिया। लेकिन दोस्त के साथ में ऐसे दो एक दो आदमी ऐसे आते हैं जो अनजान है, और उनके हाथ में काले काले से बैग है, तो समझ लेना कि आज एक गले में और आने वाला है ना। सबके साथ में होता है सर, सबके साथ में होता है। मैं दुनिया का पहला आदमी नहीं हूं, आपके साथ में भी हुआ होगा, है ना। और सबसे बड़ी चीज कि हर सफलता के पीछे स्त्री का हाथ होता है, और वही स्त्री पीछे से इशारा करती है कि जो कुछ भी आज है ना, वो नहीं समझ में आती तो एक दो ग्लास और कटोरी और पटकती है, ताकि उसका ध्यान देखना क्या हुआ, हाँ, नहीं करना। ये हम सबकी सही है है। ना। लगभग जो भी लोग हो आप, आज मैं जैसे मैं आप लोगों से ही बात कर रहा हूँ, तो आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा। ये हमारा स्वभाव है सर, कारण कि हम अच्छे और बुरे में भेद करने में बहुत समय लगा लेते हैं, और लगाना भी चाहिए वास्तव में। हिंदी के अंदर एक कहावत बनी है कि छाछ का जला, सॉरी, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। दोष सही है। किसी का नहीं है सर, दोष उस कलर का है। गरम दूध था, सफेद कलर का था, बेचारे के होठ जल गए, जीभ जल गई। तो वो जिंदगी में हमेशा याद रखेगा कि सफेद जो गर्म चीज आ रही है उसको फूक फूक कर पीना है, चाहे वो छाछ भी क्यों नहीं हो। कहावतें ऐसे नहीं बननी है ना? मेरे सही साथ है। भी ऐसे ही हुआ था। सर आए थे, सर ने मुझे प्लान दिया, लेकिन मेरे दिमाग में मैंने लॉक लगा दिया, क्योंकि दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा आदमी मैं हूं ना। 30 साल की उम्र में जब मैंने नौकरी ज्वाइन की थी, उस समय मेरे पास एमएससी, बीएड, एलएलबी, एमए और एमए की डिग्रियां थी। अब देख लो साहब, इतनी किताबें पढ़ा हुआ व्यक्ति कोई छोटी मोटी बात थोड़ी सुनेगा। और वो भी शख्स आके ये कहता, सर लाखों रुपए कमाओगे। 22 साल की नौकरी हो गई मेरी, आज भी लाख रुपए नहीं हुआ मेरे तन का, और आपको से 4 साल में लाखों रुपए कमाओगे? नॉट पॉसिबल। क्योंकि ऐसे ऐसे प्लान मेरी जिंदगी में पहले भी कई बार आए, और मैंने कोशिश भी की लखपति बनने के लिए, नाम के आगे लखपति लगाना ला, लेकिन समय की कुछ नजाकत थी, मैं लखपति नहीं बन पाया। और हो सकता है कि मेरे साथ में जो भी आए उनको भी मैं लखपति नहीं बना पाया। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज है। विश्वास वो पंछी है जो एक बार अगर उड़ गया तो उसको पकड़ना बहुत टेढ़ा काम है ना? और वही दोस्त हम किसको प्लान देंगे? मान लिया कि आपके साथ में कोई प्लान आया, आप जानकारी किसको देंगे? सबसे पहले वो शख्स जो आपके साथ में 24 घंटे में से 8-10 घंटे रहता ना, सबसे पहला शिकार आपका वही होगा। और उसी शख्स को जब बात करते हैं सब, इस तरह का प्लान है, और वही अगर मना कर दे, तो इतना दिमाग खराब होता है सर कि दुनिया में तो फिर कोई नहीं है ना। और उस दिमाग खराब करने के चक्कर में बहुत सारा काम ऐसे ऐसे कर लेता है जो उसको नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना, सिस्टम महान है, और सबसे बड़ा चीज ये है कि सिस्टम को
फॉलो करना और उससे बड़ा महान है। ये सिस्टम मेरी जिंदगी में आया था 21 दिसंबर 2021 को। दिसंबर 21 को मेरी जिंदगी में आ गया था सेप्सॉ। और जिस प्रकार आप में से अधिकांश लोगों ने शुरुआत की होगी, मैंने भी डिजिटल भगवत गीता के साथ इसकी शुरुआत की है। ठीक है, क्योंकि मुझे भी यही दिखाया गया था, सिखाया गया था। लेकिन मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता सर, क्योंकि मैं किसी की और अंगुली एक करूंगा तो ये 3 अंगुलियां मेरी और होती है, इसके लिए जिम्मेदार मैं हूं, कोई और नहीं है। लेकिन सर ने जब वापस बताया कि बोलती हुई किताब, एक चीज आप ध्यान रखना सर, कि अभी तो वो जमाना चला गया है, नया जमाना आ गया है। ये अपना सबसे प्यारा दोस्त है मोबाइल। लेकिन मोबाइल भी वो अगर पुराना वाला मोबाइल हो तो वो अपना और अच्छा दोस्त है, जिसका नाम है नोकिया। उसकी एक विशेषता थी कि जब आपके फोन के अंदर कोई भी तरह का मैसेज आता था ना, मैसेज, तो वो आपको इंडिकेट करता आ गया हो, तो आपको इसको रीड करना पड़ता। रीड करते ही वो डिस्प्ले से हट जाता कि आपने इसको पढ़ लिया है। और सबसे बड़ी खूबी उसकी ये थी सर कि उसकी कैपेसिटी थी 50 की। 50 के बाद में अगर 51 पर भी मैसेज आएगा ना, तो वो ब्लिंक कर रहा है, वो आपको ये इंडिकेट करता है कुछ खाली करो तो मैं अब करा। और ये चीज मेरी जिंदगी में इतनी बैठी सर कि 2005 के बाद में मैंने इस नोकिया को मेरा गुरु बनाया कि अगर आपको कुछ सीखना है ना, तो अंदर से कुछ खाली करना पड़ेगा। भरे हुई क्लास में आप भरने की कोशिश करोगे तो अंदर वाला भी छलक जाएगा, आप नहीं भर पाओगे सर। इसके लिए जरूरी है कि आपको खाली होना पड़ेगा, है ना। तो जो ही 1 या 2 मैसेज डिलीट होते हैं, एक नया वाला आ जाता है और वही काम का मैसेज होता है। और हमने इंतजार कर लिया कि हम डिलीट नहीं करेंगे, तब तक वो ब्लिंक करता है, आ रहा हूँ आ रहा हूँ, नो। हमने कहा नो, बस। तो सर ने जब जानकारी दी तो मैं अपने अपने अनजान बन गया कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो सर ने पूरी जानकारी दी सर। आप लोगों को सर का सानिध्य मिला होगा, है ना। और सर को पूरे सिस्टम में पैसेंस का धनी कहते हैं सर, पैसेंस का धनी, धैर्य जिसको बोलते हैं ना। मेरे में भी इतना धैर्य नहीं होता सर, आज की तारीख में इतना धैर्य नहीं जितना धैर्य सर के पास में है। तो पूरा प्लान देने के बाद में मैं चुपचाप गया और किताब लाके सर के सामने रख दी। तो सर ने कहा जब आपके पास ये चीज थी तो फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मतलब 15-20 मिनट अगर तो जानकारी दी तो वो बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझके बारे में जानकारी थी। तो मैंने कहा सर मेरे पास है। तो सर का एक सवाल था सर कि ये पुस्तक आपके पास में है, इससे आपको क्या लाभ हुआ, फायदा क्या हुआ। तो मैंने कहा सर फायदा तो ये ग्रंथ है, भगवत गीता, है ना। और कहते हैं कि पढ़ने से आदमी का उद्धार होता है और सुनने से भी उद्धार होता है। तो मैं सुनता हूँ, मेरे बच्चे सुनते हैं, है ना, सब कुछ है, बढ़िया है। तो सर ने कहा नहीं नहीं, इससे सर फायदा क्या हुआ। मैंने कहा सर इकोनॉमिकल तो कोई फायदा हुआ नहीं, मेरे उस समय जो 11-12 हजार रुपए मैंने खर्च किए कर लिए थे। सर ने फिर पूछा नहीं नहीं फायदा बताओ सर। मैंने कहा सर कोई फायदा नहीं है। फिर सर ने एक चीज पूछी कि अगर यही ग्रंथ आप अपने किसी दोस्त को दिलवा देते हो तो आपको क्या फायदा होता है। मैंने कहा सर कोई फायदा नहीं होता, कारण कि ये पुस्तक ग्रंथ जो है ना, ये बाजार में नहीं बिकता सर, ये ऑफलाइन कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये इस पुस्तक आता ऑनलाइन आता है। और ऑनलाइन जब हम कोई चीज मंगवाते हैं तो उसका फायदा सिर्फ मंगाने वालों का होता है, दूसरों को नहीं होता है। लेकिन सर ने फिर वही कहा कि सर अगर आप किसी को दिलवा देते तो आपका फायदा क्या होता। तो मेरा पहला वही सवाल कि ऑनलाइन सिर्फ कुछ नहीं होता है। लेकिन सर ने एक जिद पकड़ रखी कि अगर होता तो क्या होता। मैंने कहा सर 11,000 की पुस्तक है, 100-150 रुपए मिलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप गए तो मिल जाता है। सर ने कहा नहीं और बड़ा सोचो। मैंने कहा सर पहली चीज तो मिलती नहीं है, अब आप कहते हो तो 150 रुपए। सर ने कहा नहीं बताओ। मैंने कहा सर 500 रुपए। सर ने कहा नहीं नहीं सर और बड़ा सोचो। मैंने कहा सर मिलता नहीं है, आप जिद कर रहे हो। मैंने कहा सर चलो 1,000 रुपए। सर ने कहा और बड़ा सोचो। तो मुझे गुस्सा आ गया सर कि जब मना कर रहा हूँ कि मिलता नहीं है, फिर आप मुझे कहते हो बड़ा सोचो बड़ा सोचो बड़ा सोचो। और वो भी एक अननोन आदमी कहता है। बाकी अपना खास दोस्त कहता है ना, उसको मारवाड़ी भाषा में समझा देता पूरा ही A to Z ही, लेकिन अपना अनजान आदमी को कैसे समझाए। चलो मान लेता हूँ कि 1,000 रुपए है, कि नहीं सर और बड़ा सोचो। मैंने कहा 5,000 रुपए है। तो और बड़ा सोचो। मैंने कहा सर 10,000 रुपए। सर और बड़ा सोचो। मैंने कहा सर मिलता 50,000 रुपए। गुस्सा आ गया, क्या करूं।
मैंने और कहा बड़ा कि मिलता ही नहीं है, फिर आप जिद कर रहे हो क्या मिलेगा क्या मिलेगा। सर ने कहा शाबाश, बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो आप। मैंने कहा सर ये मूर्ख आदमी है, किताब कोई और खरीद रहा है, किताब की कॉस्ट 11,000 रुपए है, और उसको किताब दिलाने से मुझे 50,000 मिल जाएंगे। नॉट पॉसिबल, क्योंकि दुनिया का पढ़ा लिखा आदमी मैं था, मैं ज्ञानी था, ऐसा होता नहीं है। तो सर ने एक चीज कही थी सर, कि अगर आप मुझे 15 से 20 मिनट देते हो तो मैं आपको इसके बारे में समझा सकता हूँ, है ना। फिर बाकी तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट। हम्म। और सर ने मुझे प्लान दिया सर, और मैंने प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कुछ भी परंतु परंतु कुछ भी नहीं किया मैंने। लेकिन सर ने कहा चलो सर आधार कार्ड दो। सर अपन को कहते हैं ना, जो ही प्लान पूरा होता है, डाउट अगर नहीं है तो आधार कार्ड मांग लो। तो आधार कार्ड दिया। तो क्या आपका नहीं चाहिए सर, मिसेज का चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर, मिसेज का ले लो। फिर मैंने कहा सर मेरी आईडी तो पहले से बनी हुई है इसी सिस्टम के अंदर। तो सर ने कहा चलो मैं पहले पता करूंगा आपके बारे में, कि इस आईडी को तो मैं आपको कहीं जाए कहीं भी है मैं पता करूंगा। लेकिन फिर भी सर ने कहा कि आपकी आईडी बना लेते हैं, है ना, और परचेजिंग करते हैं सर। और सबसे बड़ा दुख उस समय होता है, एक पूरा पूरा पहाड़ पड़ता है कि उसी समय प्लान और उसी समय परचेजिंग। आप भी जब फील्ड में जाते हैं सर, तो शायद ऐसा आपके साथ में भी होता होगा कि जब आप किसी को प्लान देते ना, खत्म करते ही उससे आधार कार्ड मांग के उसको करो खरीदारी करो सर, कोई भी आपके साथ में खरीदारी करने के लिए तैयार नहीं होता। कारण कि हम सब ह्यूमन नेचर है ना। किसी चीज को जांचा नहीं परखा नहीं, और सीधी सी 10,000 की खरीदारी, 20,000 की खरीदारी कोई पसंद नहीं करेगा सर, चाहे बेस्ट से बेस्ट क्यों नहीं हो। मैंने कहा सर कि खाते में तो पैसे नहीं है, ये मेरा अकाउंट है सर, आप इसको चेक कर लो। कि चलो कोई बात नहीं सर, छोटी मोटी खरीदारी तो इस सिस्टम में करनी पड़ती है, तभी सिस्टम हम ज्वाइन करते हैं, वरना सिस्टम ज्वाइन नहीं होता है। मैंने कहा सर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। तो सर ने कहा चलो कोई बात नहीं, उससे हो जाएगा। और 8,998 रुपए 100 BB के साथ में रेमंड के 2 सूट खरीद कर मैंने सिस्टम की शुरुआत की। और मैं कई बार मीटिंग में इसका जिक्र भी करता हूं कि मैंने सूट ही क्यों खरीदा। उसका कारण है कि मैंने कभी अपने आप को दुल्हा बनता हुआ नहीं देखा सर। छोटी सी उम्र में, मेरी 2-2.5 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी, है ना। दोस्तों को मैंने कोट सूट पहने हुए देखा था, दुल्हा बनते हुए देखा था, लेकिन मैंने अपने आप को दुल्हा नहीं देखा सर। बीएससी मेरा 96 में कंप्लीट हुआ, 12, 17, 19 का मेरा लास्ट पेपर था। और मेरे मामा और मेरे पिताजी गए और दुल्हन को लेके आ गए, और एक ही कहा बेटा आणो करवा दिया है, भेजने आई की है। मैं दुल्हा नहीं बना सर। आज तक मैंने कभी भी एक साथ में कोट और सूट नहीं पहना सर। तो मैंने कहा तभी बाल चलो, विवाह के शिकार है। जी सर, बाल। तो सर मैंने कहा तो चलो एक बार यूनिफॉर्म खरीद लेते हैं और पहन लेते हैं, कि एक बार देखे तो सही कि 50 साल की उम्र तो हो तो गई है, लेकिन एक बार कैसा लगता है। तो मैंने रेमंड के 2 सूट खरीद लिए। और सबसे बड़ी चीज थी फॉलो द सिस्टम, सिस्टम को सीखता गया सर। ठीक है सर। और आज गुरुदेव की मेहरबानी है, सिस्टम की मेहरबानी है, सारे अप्लायंस डाउनलाइन की मेहरबानी है, बहुत ही शानदार काम चल रहा है ना। अच्छा सा नेटवर्क है, लोगों से संपर्क होता है ना, सीखने को भी मिलता है, और कभी कभी मौका मिलता है तो सिखाने का प्रयास भी करता हूँ। तो गुरुदेव, स्लाइड के माध्यम से बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा 15-20 मिनट का टाइम लूंगा मैं बिल्कुल ही, और आपकी अगर परमिशन हो तो स्लाइड को शेयर करूंगा। बिल्कुल सर। और सर स्लाइड अगर आ जाए तो थोड़ा सा मुझे एक बार बताना सर, स्लाइड आ गई है? ओके, आ गई सर। जी सर। तो सभी डायमंड्स का पुनः एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आप देखा होगा कि इस सिस्टम की जो होती है जान, वो होता है इसका बिजनेस प्लान। हम सिस्टम के बिजनेस प्लान को लोगों के सामने शेयर करते हैं, है ना। और हमारे सामने वाला व्यक्ति चाहे किसी पद पर हो, हम किसी इस चीज का कभी भी हम नहीं सोचते कि वो व्यक्ति इस काम को करेगा कि नहीं करेगा। हमारा काम होता है प्लान दिखाना, है ना। प्लान दिखाते हैं, तो प्लान दिखाते दिखाते एक समय ऐसा आता है सर, आप इस सिस्टम से कमा लेते हैं 80 लाख रुपए 4 साल के अंदर। लगातार अगर इस सिस्टम को
सीखते और सिखाते चलते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो 4 साल में हम सिस्टम से कमा लेते हैं 80 लाख रुपए, और उसी के साथ में रैंक इनकम मिलती है 26,66,000 रुपए। और 4 साल में हम रुपए कमा लेते हैं 1,06,66,000 रुपए। और अगले वाले व्यक्ति को इसके बारे में उससे पूछते भी है क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, गर्दन हिलती है से उसकी हिलती है। मतलब 4 साल में लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। ये हमारे बिजनेस प्लान की जान है, और उस पद तक हम पहुंचते हैं, उस पद का नाम है डायमंड। फिर ऐसा क्या कारण है सर कि सारे लोग डायमंड नहीं बन पाते हैं? बिजनेस प्लान को लोग ज्वाइन भी करते हैं, सिस्टम बहुत महान है सर, सिस्टम हमेशा कहता है फॉलो द सिस्टम, लेकिन दुनिया के सारे लोग डायमंड क्यों नहीं बन पाते? तो देखते हैं कि डायमंड कारण बनने का क्या है। देखो सर कि ये जो हमारा जो सिस्टम है ना, बिजनेस है, वो है पॉसिबिलिटी का, संभावना का बिजनेस है। इसमें बहुत सारी संभावना रहती है। चित्र को आप देख रहे होंगे, एक छोटा सा बच्चा इस खेल को खेल रहा है ना, और एक बच्ची इस खेल को बड़ी एकाग्रता के साथ में देखने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब आपका जो बिजनेस है वो हमेशा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी प्लानिंग क्या रहेगी, है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस सिस्टम की सबसे बड़ी चीज है सर कि आप खुद इसको सीखें, सीखते जाओ, और जब आप सीख जाते हैं तो उसके बाद में आप सिखाने का प्रयास करें। सीखते जाओ और सिखाते जाओ, ये इस बिजनेस का सबसे अच्छा फंडा है। और दूसरी चीज, कभी भी ये नहीं सोचे सर कि अगर आपके साथ में आने वाले व्यक्ति को या जिस किसी को आपने जानकारी दी वो आपका कहना नहीं मानता है, तो हमेशा एक मंत्र याद रखें कि आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। क्योंकि दुनिया तो सर बहुत लंबी चौड़ी है, हम कहीं भी किसी भी कैडर के लोगों को इसके बारे में जानकारी दे देंगे। और तीसरी चीज है सर कि इफ यू वांट मोर अर्निंग देन यू मोर लर्निंग। आपको अगर बहुत ज्यादा कमाना है तो आपको बहुत ज्यादा सीखना भी होगा, है ना सर। और सीखना बहुत जरूरी है। और ये कहते हैं कि गुरुदेव भी कहते हैं कि अगर आप साइकिल को बिना सिखाए चलाने की कोशिश करोगे तो साइकिल भी आपको गिरा देगी, लेकिन अगर सीख कर करोगे तो आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है सर, सीखते कहीं और है और सिखाने का प्रयास कहीं और करते हैं। आप में से अधिकांश लोगों ने फिल्म भी देखी होगी, एक फिल्म मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उस व्यक्ति के अंदर जाकर एक व्यक्ति किसी परिवार में जाकर जनगणना के क्वेश्चन करता है ना। तो जनगणना के क्वेश्चन करता है तो अगले वाले से जो सवाल जो उत्तर आते हैं वो बिल्कुल उल्टे उत्तर आते हैं। तो उसी के चक्कर में सामने वाला उसको थप्पड़ मार देता है कि आपने मेरे से ऐसे सवाल क्यों पूछे। ठीक है, वो वापस अपने ऑफिसर के पास में जाता है कि मैंने उनसे ये सवाल पूछे, तो उसने मुझे थप्पड़ मार दी कि ऐसे सवाल मुझसे क्यों नहीं पूछे। तो वापस ऑफिसर ने कहा इस बार सवाल इस तरह से पूछना। फिर वो जाता है और कई और जगह पर उस सवाल को इम्प्लीमेंट कर लेता है ना। जैसे किसी पूछा होगा, किसी स्त्री को पूछा होगा, बच्ची स्त्री कुंवारी होगी, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि आपके बच्चे कितने हैं। तो उसने मना कर दिया मेरी शादी नहीं हुई। तो फिर आके सवाल पूछे तो अगला वाला गुस्सा हो गया। तो आप एक ही चीज को सीखी हुई को अलग अलग जगह पर इंप्लीमेंट करने से पहले उसकी सिचुएशन को देखें कि आपने कहाँ सीखा है और उसको कहाँ इंप्लीमेंट करना है। लेकिन सीखना जरूरी है सर। गुरुदेव कहते हैं कि सीखना हमेशा जरूरी है, और जरूरी नहीं कि आप इस बिजनेस के अंदर सीखें। इंसान अपनी जिंदगी से जाने से 1 सेकंड पहले भी सीखने की इच्छा रखता है ना। लेकिन सीखेगा वही जिसके अंदर चाह है। अब देखो सर कि एक छोटे से क्लिप के माध्यम से मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्यक्ति कहाँ सीखता है और उसको इंप्लीमेंट कहाँ करता है। सर आवाज आ रही सर? जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा। शानदार आवाज है। एक छोटी आ सी रही क्लिप। सर, बिल्कुल आ थैंक रही यू है। सर, थैंक यू, थैंक यू। वीडियो की आवाज नहीं आ रही सर। मीटर की आवाज नहीं आ रही भाई? 1 मिनट सर। वीडियो की आवाज इसको नहीं आ रही, मैं बाकी बहुत शानदार है सर। सर इसको मैं शेयर कंप्यूटर साइंस। नहीं, इसमें सर आप ये जो ऑडियो वाला जो ऑप्शन है ना सर। सर मैं इसको एक बार देखना सर वापस सवाल। ये क्या है? लो हाँ पानी पी अब हाँ, आ अब गई आई सर। सर, आई थी आवाज। थी सर। मैं आगे इसको आगे। एक बार वापस क्लिप को चलाता हूँ सर मैं।
हाँ जी मम्मी जी। बेटा मैं भैंस के लिए चारा लेने जा रही हूँ, तो इतने इसको पानी पिला दियो। ठीक है मम्मी जी। ये क्या है? लो पानी पी लो, लो लो भाई जी पानी पी लो, लो गुड गर्ल। ऐसे नहीं करते बच्चे, मम्मा बोल के गई है ना पानी का। लो पी लो गुड गर्ल। बहू ये क्या कर रही है? पानी पिला रही हूँ मम्मी जी, पर पी नहीं रही। हे भगवान, ऐसे पिलाते हैं पानी? हट यहाँ से। हाँ जी। छो 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 छो, देखा ऐसे पिलाते हैं। जी मम्मी जी, और खबर करके तुम्हारे मूर्खे वाले काम किए तो। नहीं मम्मी जी। रुको जरा, सब्र करो। बहू। जी मम्मी जी। बेटा ये तुम्हारी चाची जी है, प्रणाम करो। ओ, प्रणाम चाची जी। सौभाग्यवती बहू, तुम्हारी शादी में तो मैं नहीं आज, इन्हें छुट्टी नहीं मिली, लेकिन हाँ अब 3-4 दिन रह के अच्छे से सेवा करवा के जाऊंगी। जी चाची जी जरूर। अच्छा अब बातें ही करती रहोगी या चाची जी को पानी भी पिलाओगी? जी मम्मी जी अभी लेके आई। बहन जी पता ही नहीं चला कैसे बड़ा हो गया। चाची जी पियो पानी। बहू ऐसे पिलाते हैं पानी? सॉरी मम्मी जी। चाची जी छो 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 खत्म। बहन जी छो। तो सर एक क्लिप के माध्यम से हमने ये सीखने की कोशिश की थी कि जो सीखा हुआ ज्ञान है वो अपनी स्थिति परिस्थिति पर निर्भर करता है कि उसको इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, लेकिन ये गलती अपन कर लेते हैं। ठीक है सर। फिर आगे बताना चाहूंगा कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता सर, है ना। समय का सही इस्तेमाल किसी इंसान को सफल बनाता है, और इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा सर, है ना। हम जब किसी के पास में जाते हैं, किसी के बारे में इसकी जानकारी देते हैं, तो सबके सामने एक ही सवाल आता है सर, मेरे पास समय नहीं है। भगवान ने सबको 24 घंटे बनाए हैं, लेकिन उस बंदे के पास में समय नहीं है। तो आज की मीटिंग आप इसको देखना कि जिसके पास समय नहीं है उसको हम समय कैसे देवें, है ना सर। वास्तव में होता है क्या है कि सभी के पास में 24 घंटे तो है, भगवान ने 24 घंटे सबको बनाए, लेकिन इस 24 घंटे का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और इस समय को और अधिक कितना इंपॉर्टेंस हम दे सकेंगे। देखो सर कि मान लिया कि आज के युग में हम कहते भी है कि अपने आप को हेल्थी बनाना चाहिए और हेल्थ इज वेल्थ। तो मान लिया कि मॉर्निंग का समय रहता है, किसी लोगों को, सबको तो नहीं है, वैसे सबको करना चाहिए। घूमने का समय होता है, मॉर्निंग का समय होता है, एक्सरसाइज का समय होना है। मान लिया कोई व्यक्ति है, वो मॉर्निंग के समय में अगर एक्सरसाइज भी करता है, अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, मान लिया कि वो तैयार होता है, रूटीनल पूजा पाठ भी करता है और ड्यूटी के लिए जाता है, अगर उसकी जिंदगी की 24 घंटे में से अगर वो 3 घंटे भी इसमें खर्च कर लेता है, तो उसके पास में उसके समय बचता है 21 घंटे, है ना। अभी 21 घंटे में मान लिया कि कोई कहता था कि मुझे तो ऑफिस जाना पड़ता है और मुझे तो 8 घंटे की नौकरी करनी पड़ती है। ये एग्जाम्पल मैं फिलहाल नौकरी के लिए ले रहा हूँ, बाकी जो लोग प्राइवेट है, निजी है, उनके लिए इनके पास कोई तरह का बाउंडेशन नहीं रहता। अगर 21 घंटे में से भी व्यक्ति 8 घंटे की नौकरी करता है, तो भी उसके पास में बचते हैं 13 घंटे बचते हैं। अब इस 13 घंटे में वो क्या करता है सर कि मान लिया कि 6 बजे के बाद में जब वो घर आता है, उसके बाद में उसका फ्रेश होना है ना, उसका कपड़े उतारना, जो भी XYZ है, छोटा मोटा भी उसका मानो, अगर वो 2 घंटे भी कंजप्शन कर लेता है तो फिर भी उसके पास में बचते हैं 11 घंटे। अब उस 11 घंटे भी कहते हैं, विज्ञान ये कहता है सर कि एक व्यक्ति को कम से कम 8 घंटे नींद लेना बहुत जरूरी है। शरीर के लिए 8 घंटे जरूरी है और लेनी भी चाहिए। अगर कोई कहता है सर मैं तो 8 घंटे नींद भी लूंगा, कोई बात नहीं, 11 घंटे में से आप 8 घंटे नींद सोए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपके पास में 3 घंटे का समय बचता है 24 घंटे। अब इस 3 घंटे का समय हम क्या करते हैं, सबका अलग अलग लाइफ स्टाइल है। इन 3 घंटों को अलग अलग आदमी अपने अलग अलग शौक के हिसाब से उसको स्पेंड करता है। कोई टीवी के सामने बैठकर चैनल को तोड़ता है ना, कोई न्यूज़पेपर देखता है, और आजकल की बहुत बड़ी बीमारी हो गई सर ये मोबाइल के ऊपर अंगुले चलाना, और दिक्कत ये आती कई बार आधार कार्ड के फिंगरप्रिंट भी नहीं आते, है ना, क्योंकि घिस गए वो तो पूरे के पूरे सोशल मीडिया, है ना, और बहुत सी फालतू की कॉल है, 15-15 20-20 मिनट तक कॉल करते हैं,
सबका अलग अलग समय, मैं भी इसका पार्ट हूँ, इनमें से अधिकांश चीजें मेरे लिए भी लागू होती है। तो ये 3 घंटे का समय है सर, अगर आप इस 3 घंटे का उपयोग कर लेते हैं, इन 3 घंटों का अगर सही इस्तेमाल अगर आप कर लेते हैं, तो सैप सौप में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी सर, जानने की कोशिश करते हैं, है ना। यदि आप ज्यादा महत्वाकांक्षी है तो आप इन 3 घंटों को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और कॉम्प्रोमाइज कहाँ करेंगे, सर कहते हैं कि अगर आप जिंदगी में आराम की नींद सोना चाहते हैं तो 3 या 4 साल 3-4 घंटे के लिए सो जाओ, तो आपकी बाकी की जिंदगी आराम से सोने के लिए आपको मिलेगी, है ना। अपने नींद को कम करके इसको बढ़ा सकते हैं, है ना। लेकिन होता क्या सर कि कोई भी आदमी नौकरी करता है, कोई आदमी बिजनेस करता है, कोई खेती बाड़ी करता है, ये इसका शौक नहीं है। ये कोई भी आदमी शौक से नहीं करता है, उसके पीछे कुछ ऐसे लॉजिकल कारण होते हैं कि इनमें से कोई न कोई चीज तो उसको करनी ही पड़ेगी, करना पड़ेगा इसको। मान लिया, क्यों करे, पहला सवाल, है ना। हर इंसान के कुछ ऐसे दैनिक खर्चे होते हैं, डेली कॉस्ट होते हैं, जिसको करना ही करना पड़ेगा। घर चलाने के लिए राशन का खर्च करना पड़ेगा, चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप बिजनेसमैन करो, चाहे आप बेरोजगार हो, अपने घर के चलाने के लिए आपको राशन का खर्चा करना पड़ेगा। परिवार के साथ में दूध का खर्चा भी आएगा, चाय बनाने के लिए मेहमान आ गए तो दूध भी लाना पड़ेगा। बच्चे हैं तो बच्चों के पढ़ाई का खर्चा भी करना पड़ेगा, और बच्चे अगर स्कूल में दूर पढ़ रहे हैं तो बच्चों की गाड़ी जो आ रही है वैन का खर्चा भी आपको करना पड़ेगा। अगर आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर यूज कर रहे हैं तो पेट्रोल का खर्च भी आपको करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर आपके घर में आ रहे हैं तो न्यूज़पेपर का पैसा भी आपको चुकाना पड़ेगा। बच्चे जब पढ़ के आते हैं तो अतिरिक्त पढ़ाने के लिए ट्यूशन पढ़ाने, उसका भी खर्चा आपको करना पड़ेगा। घर में अगर कोई पैसा, परिवार का सदस्य बीमार भी होता है तो उसको दवाई भी आपको दिलानी पड़ेगी। और आज हर घर में नहीं, हर जेब के अंदर होता है मोबाइल, तो उस मोबाइल का रिचार्ज का खर्चा भी आपको करना पड़ेगा। टीवी का कनेक्शन चल रहा है तो उस टीवी के लिए रिचार्ज भी आपको करना पड़ेगा। बिजली का बिल आएगा तो उसको भी आपको पेड करना पड़ेगा, पानी का बिल भी आपको पेड करने पड़ेगा। अगर आपका मकान खुद का है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कहीं रह रहे हैं तो उसका रेंट भी आपको चुकाना पड़ेगा। कपड़े हैं, फैशन के हिसाब से बदलते हैं, तो ये सारी चीजें जो हर इंसान को करनी पड़ेगी। और एक नौकरी करने वाला जीवन भर पैसे कमाता है, और कमाने के बाद में अधिकांश पैसा तो इन्हीं के अंदर चला जाता है ना। फिर भी एक समझदार आदमी क्या करता है, बहुत सारे लोग समझदार है ना। समझदार व्यक्ति क्या करता है कि वो थोड़ी थोड़ी बचत करता है कि इसमें से कुछ कुछ पैसे बचाए जो कभी कभी काम आएगा, है ना। घर में ज्यों ही बेटी आई तो बेटी का जन्म होते ही उसने सुकन्या का खाता खोला दिया, है ना। और हर महीने या हर साल जो भी उनका मोड होता है पैसे जमा कराते हैं, है ना। और समझदार आदमी क्या करता है सर, LIC करवा लेता है, जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद में भी, क्योंकि वो उसको अपनी बचत मानता है ना। कुछ लोग पोस्ट ऑफिस के अंदर RD भी करवा लेते हैं, बचत करते हैं सर, और करना भी चाहिए। अच्छा, बचत आपने करने की शुरुआत की, मान भी लिया कि अगर आपने 1 महीने में 10,000 रुपए की आप बचत कर लोगे। अब मेरे लिए तो ये क्वेश्चन है कि वास्तव में 10,000 की बचत होती है, नहीं होती है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि आप कमाई करते करते 10,000 रुपए भी आप महीना कमा लेते हैं, बचत कर लेते हैं, और तो पूरे साल में आप कमा लोगे सर 1,20,000 रुपए। और होगा क्या सर कि एक इंसान अनुमान अपनी लाइफ में अगर नौकरी करता है तो 30 साल की या 35 साल की नौकरी करता है, वो इसके लक पर डिपेंड करता है। और मैं कह रहा हूं ये भी मान भी लो कि 30 साल अगर वो नौकरी भी करता है और 1 साल में 1,20,000 रुपए अगर वो सेविंग भी कर लेता है, तो उसकी जिंदगी भर की सेविंग होती है 36 लाख रुपए। और मान लिया कि समय के साथ में आपका पैसा बढ़ भी गया और 3 गुना भी हो गया, 36 लाख का 1,08,00,000 रुपए हो भी गए, तो भी अपन को बहुत बड़ा फक्र करने की जरूरत नहीं है। करोड़ों रुपए के अंदर आजकल छोटे मोटे प्लॉट भी नहीं आते से बड़े शहरों के अंदर। छोटे बड़े प्लॉट जिसको कहते हैं ना 35 बाई 60, 30 या 40, 50 बाई 50 का अगर प्लॉट भी अगर लेने जाओ आप, तो ये आपकी बचत तो सिर्फ उस प्लॉट को खरीदने में और रजिस्टर करने में पूरी हो जाएगी सर। फिर आपका सपनों का घर कैसे बनेगा सर, उसका डेकोरम कैसा होगा, है ना। अपनी कमाई तो सिर्फ मकान के अंदर चली गई। ये अपना रूटीनल खर्च है जो हर इंसान को करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा खर्च आकस्मिक खर्च। ये ऐसे खर्चे होते हैं
जिसको करने की आपको चाहत नहीं है, आप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी जिंदगी में आ जाते हैं। जिनके लिए आपके कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन अपनी जिंदगी में वो आ जाते हैं। मान लिया कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था और बेटा छत से नीचे गिर गया, हाथ पांव में फ्रैक्चर हो गया, है ना, तो मान लो कि कितना भी आप हो, लेकिन 25-30 हजार 40,000 तो आपका लगना ही लगना है सर, बिल्कुल भी, है ना। इसके लिए आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन आकस्मिक खर्चे के रूप में आ गए। और कभी कभी तो भगवान न करे कि इस प्रकार की स्थिति हमारे जिंदगी में आए, लेकिन हम समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी है। देखते हैं कि गांव में, शहर में, परिवार में कुछ ऐसा हेल्थ इश्यू हो जाता है सर, जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसकी पूरी की पूरी जमा पूंजी खत्म हो जाती है, उसकी जो रजिस्ट्रियां मकान की वो गिरवी चली जाती है, गहने चले जाते हैं, यहाँ तक भी फ्यूचर का जो सेविंग एफडी है उसको तोड़कर भी उस शख्स को बचाने का प्रयास किया जाता है। और अफसोस ये रहता है कि वो शख्स फिर भी बच नहीं पाता और हमारे मुख से निकलता है काश, है ना। लेकिन क्या करें, एक ऐसी घटना हमारे दोस्तों के साथ में भी हुई थी। दोस्त के दादी जी को बचाने के लिए लाखों रुपए का एक वॉल भी लगाया था, लेकिन कुछ घंटों के अंदर दादी जी दुनिया छोड़ के चले गए। हम बचाना चाहते थे लेकिन नहीं बचा पाए। तो उस प्रकार के खर्चे होते हैं, उसको बोलते हैं आकस्मिक। ये आपके और मेरी जिंदगी में आए थे और कभी भी आ सकते हैं, इसलिए अपन को उसके लिए रेडी रहना सर। तीसरे प्रकार के खर्चे होते सर भविष्य के खर्चे हैं। वो तो हर किसी शख्स की जिंदगी में आएंगे, 100% आएंगे। बच्चे समय के साथ में बड़े हो रहे, और जो ही बच्चों की उम्र होगी शादी, तो आपको बच्चों की शादी करनी पड़ेगी सर, करनी पड़ेगी। सामाजिक प्राणी होने के नाते बच्चे बड़े हैं, पढ़ रहे हैं, उनको अच्छी एजुकेशन दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। बेटी को डॉक्टर बनाने की, बेटे को डॉक्टर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। और भविष्य के खर्चे में ये सारे खर्चे आपके आने वाले हैं। बच्चे की पढ़ाई करी, उसको कोचिंग भेजना पड़ेगा, कोचिंग के बाद में उसका सिलेक्शन होता है, उसको नौकरी के लिए भेजना पड़ेगा। और अपना घर का खर्चा निकालते हुए उस बेटे और बेटी के लिए आपको पैसे भेजने की तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी। हर इंसान का सपना होता है एक बड़ी सी कार उसके पास में हो, है ना। बड़ा सा सपना होता है कि उसके पास घर भी अपना हो और पसंद का घर हो, है ना। और साथ में ये भी है कि जब अपन नौकरी करते हैं या पैसा कमाते हैं, तो अपने घर परिवार वाले भी ये अपने से इच्छा रखते हैं कि उम्र के साथ में माता पिता को या तो आप हज की यात्रा है या 4 धाम की यात्रा कराने का अपन का फर्ज भी बनता है। ये भविष्य के खर्चे जो हर किसी की जिंदगी में आएंगे। लेकिन दैनिक खर्चे, आकस्मिक खर्चे और भविष्य के खर्चे हर किसी इंसान में आएगी। तो बताओ, आपको आज जो कमा रहे हैं इसके अलावा इनकम की जरूरत आपको पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या आपके पहले से इसके बारे में सब कुछ है। बहुत ही दुनिया का शानदार सिस्टम जिसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो है, ठीक है ना। फिर भी इस सिस्टम को क्यों करें और कैसे करें, तो क्यों करें, इसके तो सारे सवाल मैंने आपको दिखा दिए कि 3 प्रकार के खर्चे अपनी जिंदगी में है और वो आते रहेंगे। लेकिन उससे निपटने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको इस सिस्टम के माध्यम से एक सफलता का सीक्रेट जो हम दिखाने जा रहे हैं वो है आपका सेफ शॉप। इस सेफ शॉप में क्या करना पड़ेगा सर आपको? सबसे बड़ी चीज है सर कि फॉलो द सिस्टम। इस सिस्टम को फॉलो करना है। फॉलो का मतलब है कि आपको अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। रोजमर्रा की चीजें जो मार्केट से लेकर आ रहे थे, है ना, उसको बदलने के लिए उसका प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ेगा। सेफ शॉप को उसका माध्यम बनाना पड़ेगा। और जब आपके पास में प्रोडक्ट आते हैं, अच्छे प्रोडक्ट है, एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट है, तो इसकी जानकारी अपने दोस्तों के साथ में करनी पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहला चीज है कि फॉलो द सिस्टम। और कोई भी सिस्टम तब तक सक्सेस होता है जब वो सिस्टम को फॉलो करता है। एक रेल का इंजन तब तक शक्तिशाली है जब वो पटरियों के ऊपर दौड़ता है। और इंजन को अगर पटरियों से छोड़ के नीचे रुक दे रेत के ऊपर, तो कितना भी बड़ा इंजन हो वो फेल हो जाएगा सर। तो हमेशा ध्यान रखें, फॉलो द सिस्टम। और दूसरी चीज, पॉजिटिव थॉट। आपके विचार हमेशा सकारात्मक होने चाहिए, हमेशा सकारात्मक। इनके प्रति बिलीव योरसेल्फ, अपने प्रति सकारात्मक विचार होने चाहिए कि हाँ, मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो मेरी जिंदगी को सफल बना सकता हूँ। मेरे आने वाले परिवार की 3 पीढ़ियों को मैं सुरक्षित कर सकता हूँ इस सेफ शॉप के माध्यम से। आपको विश्वास करना पड़ेगा आपके अपलाइन के ऊपर। अपलाइन का मतलब है
जिस शख्स के माध्यम से जानकारी आपको मिली है उसके ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास करना पड़ेगा सर इस सिस्टम के ऊपर जो दुनिया का दमदार सिस्टम है। और कहते हैं विश्वास ही वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश किया जा सकता है। विश्वास करना पड़ेगा, फॉलो द सिस्टम करना पड़ेगा। दूसरा होता है सर कि इस सिस्टम को क्यों करें। आपके कुछ गोल होने चाहिए, आपके कुछ ड्रीम होने चाहिए। और डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ये कहते हैं सपने वो नहीं है जो जागती आंखों से हम देखते हैं, सपने वो है जो आपको नींद नहीं आने दे, है ना। हर किसी शख्स का, इंसान का सपना होता है कि उसका सपनों का घर हो, उसकी सपनों की गाड़ी हो, उसके बच्चे बढ़िया देश विदेश की स्कूलों में पढ़े। आपका सपना है, आपके परिवार का सपना है कि शानदार देश विदेश की यात्रा भी करें, आर्थिक आजाद हो, है ना। तो इस प्रकार के आपके ड्रीम अगर है तो आप बिल्कुल दुनिया के दमदार सिस्टम के साथ में आप अपने ड्रीम को और अपने परिवार के ड्रीम को भी आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज, जब हम सिस्टम में आते हैं, जानकारी अपने पास में आती है, हम सिस्टम को ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद में तीसरा काम होता है सर लिस्ट बनाना। लिस्ट का मतलब है अब ये जानकारी आपके माध्यम से किन किन लोगों तक शेयर करनी होती है। और सबसे बड़ी चीज अगर मैं आपको बताऊं, 90% लोग लिस्ट बनाते ही नहीं है। उनको बार बार उनके अपलाइन के माध्यम से कहा जाता है कि आप लिस्ट बनाएं, अपने दोस्तों के नाम लिखे, अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखे, है ना। लेकिन 90% लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं। और सबसे बड़ी चीज, अगर किसी ने बना भी दी लिस्ट, बढ़िया है, बनानी भी चाहिए, लेकिन 90% लोग उसके ऊपर काम ही नहीं करते हैं, लिखकर उसको छोड़ देते हैं। और कुछ के अच्छा, लिस्ट हमेशा कागज के ऊपर रिटन होनी चाहिए। और सिस्टम भी कहता है कि सबसे पहले जानकारी आप अपने परिवार के सदस्य को दें। ये सिस्टम परिवार के सदस्य को फंसाने का है। अभी तो उनको लगता है कि हमें फंसा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में समय की नजाकत से मालूम पड़ेगा कि आपका निर्णय बिल्कुल सही था। सबसे पहले लिस्ट बनाए, हॉट लिस्ट, इसमें आपके परिवार के सदस्य होंगे। लेकिन सच्चाई को हम छोड़ नहीं सकते, आपके परिवार के सदस्य में से 90% लोग आपका साथ नहीं देंगे सर। वो आपको नीचे गिरने का इंतजार करेंगे कि कब ये वापस लाइन के ऊपर ट्रैक पर आ जाए, है ना। सिर्फ 10% लोग ऐसे होंगे परिवार के सदस्य जो आपको इस सिस्टम में सफल बनाएंगे, बाकी 90% लोग इसका साथ नहीं देंगे सर। वो बाद में आएंगे सर आपको, है ना। और उसके बाद में सेकंड लिस्ट होती है वार्म लिस्ट। अपने दोस्तों की लिस्ट बनानी है, लंगोटिया यार, आपके साथ में पढ़ने वाले, कॉलेज पढ़ने वाले, स्कूल पढ़ने वाले लोगों की लिस्ट बनाओ और उन लोगों को सिस्टम की जानकारी दो। तो वो भी आपके सिस्टम में सिर्फ 10% लोग आपको सफल बनाने में सहयोग करेंगे, 90% लोग आपका इंतजार करेंगे। तीसरी लिस्ट होती है सर कोल्ड लिस्ट। इसमें सारे वो लोग होते हैं जो आपके लिए अजनबी है ना। लेकिन सिर्फ इतना है कि वो हो सकता है कि आपके साथ में काम करने वाले हो सकते हैं, है ना। ये लोग आपकी जानकारी को एक्सेप्ट करेंगे, आपके सिस्टम को एक्सेप्ट करेंगे, और 80% लोग वही आएंगे इस सिस्टम में जो आपको आगे तक लेके जाएंगे, है ना। तो इसके बाद में अपकरण का काम होता है कि हमेशा ऑलवेज जो लिस्ट आप बनाओ ना, उस लिस्ट को बनाने के कुछ नियम है, उस नियम को आप फॉलो करें सर। पहले तो आपको बताया कि हॉट, वार्म और कोल्ड, और उसके बाद में लिस्ट का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है मैन। मैन का मतलब है जिस किसी व्यक्ति को आप प्लान देने जा रहे हैं उसके लिए 3 चीजों के ऊपर गौर करें। एम का मतलब होता है मनी। हमेशा प्लान ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिसको वास्तव में रुपयों पैसों की आवश्यकता हो, नीडी आदमी हो, है ना। और पता करे कि प्लान देते समय उसका जो अथॉरिटी है वो कौन है। हर घर की कहानी होती, मैं एक घर की बात नहीं करता हूं, कई घर ऐसे होते हैं जिसमें डिसीजन पावर जेंट्स के पास में होते हैं। जेंट्स ने जो फाइनल कर दिया वो ओके होता है, लेकिन नारी शक्ति सब पे भारी। कहीं कहीं ऐसा होता है कि अथॉरिटी नारी होती है, आप भले ही हाँ कर लो लेकिन उसने मना कर दिया, ये सिस्टम आपके घर में चलने वाला नहीं है ना। तो अथॉरिटी का पता करें कि उस घर की अथॉरिटी कौन है, और हो सके कि दोनों को साथ में बैठाकर प्लान देवे, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखें कि डायरी के अंदर आपकी लिस्ट होनी चाहिए, और लिस्ट बनाते समय फ्रेंड्स जो है इनको इंक्लूड। एफ का मतलब होता है फ्रेंड्स, आर का मतलब होता है आपके रिलेटिव्स, ठीक है। तीसरा है कि इंस्टीट्यूशनल जांच कहीं भी आप पढ़े हैं तो उसके संपर्क में आने वाले लोग, एम्प्लॉइज, नेबर, डिमर्स,
और स्ट्रेंजर को सम्मिलित करते हुए लिस्ट बनाए। लिस्ट बनाने के बाद में उसका फॉलो अप करें सर। और कोई कहता सर कि मेरे पास लिस्ट नहीं है, तो कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनाने का फॉर्मूला आपके पास में है कि आपके फोन में जितने भी नंबर है उसमें से 25 लोगों को आप इसमें से बाहर निकाल लें। 25 ऐसे लोग ढूंढे जिनके घर, आपके घर में जितने भी शादी के कार्ड आते हैं, उन कार्ड में से 25 लोगों का आप चयन करें। और जब आप फुर्सत में हो तो अपना फोटो एल्बम देखें शादी ब्याह का, तो उसमें से 25 लोगों का चयन करें, है ना। और उसी के साथ में लास्ट 25 लोग वो है जो आपके लंगोटिया यार है। तो ऐसे 100 लोगों की लिस्ट बनाकर उस लिस्ट के ऊपर काम करें, तो निश्चित आपके पास में आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन फिर वापस क्रैप मेथड यूज करना सर। जब किसी को आप प्लान देने जाए, क्रैप का मतलब है कि कपल में प्लान दे, व्यक्ति ऐसा हो, रेस्पेक्टेबल हो, जिनके कुछ महत्वाकांक्षा हो, कुछ बड़ा करने की उम्मीद हो, ऐसे लोगों को प्लान दे, प्रोफेशनल लोगों को प्लान दे, है ना। और जब आपके पास लिस्ट खत्म भी हो जाए तो 3 फीट रूल्स का यूज करें। आपकी परिधि में 3 फीट की दूरी में जो कोई भी आपके नजर आता है उसको प्लान दे। लेकिन प्लान देने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका इन्विटेशन, है ना। इन्विटेशन देते समय कुछ बातों की आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब कभी आप किसी को इन्विटेशन देने जाए, सबसे पहले आपका ड्रेस कोड होना चाहिए, एक प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं है कि 8 लाख की बातें करने जा रहे हैं, ऊपर तो अपने शर्ट पहन रखा, नीचे पाजामा पहन रखा, और पाजामा भी हो सकता है कि आजकल, लेकिन उसका एक प्रॉपर ड्रेस कोड है। पाजामा है तो उसका नाड़ा बाहर नहीं होना चाहिए। कई बार निकल जाते हैं कि अपना खास दोस्त है, इतनी गौर नहीं करते, लेकिन बहुत सारी चीजें गौर करने लायक है। चप्पल पहन के चले जाते हैं। ड्रेस कोड का मतलब है एक फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए। और जब कभी किसी को भी आपने टाइम दिया है मिलने का, तो ऑन द टाइम पर पहुंचे, डिसिप्लिन के साथ में। और सबसे बड़ी चीज है कि टेस्टिमोनी जरूर पड़ता है। टेस्टिमोनी का मतलब है आपके पास में जो अचीवमेंट है उसको बताएं। प्लान देने के बाद में उसका फॉलो अप करें। फॉलो अप कितनी बार करें? फॉलो अप बारंबार करें सर, है ना। हमेशा ये जरूरी नहीं है कि पहली बार आपका प्लान देते ही आपका व्यक्ति, आपका प्रोस्पेक्ट इसको सिस्टम को ज्वाइन कर ले। प्लान देना सिर्फ 10% काम है, 90% काम होता है सब फॉलो अप। फॉलो अप करने के बाद में ही वो व्यक्ति इस सिस्टम के अंदर आता है। उसके बाद में सबसे बड़ी चीज है, इस सिस्टम की बहुत सी चीजें ऐसी है जो सीखने के लिए जरूरी है। सबसे पहला सर, मॉर्निंग पावर पैक मीटिंग होती है, जिसका हिस्सा आज हम और आप बने हुए हैं। एक मीटिंग होती है, वीकली मीटिंग होती है, फ्राइडे ट्रेनिंग होती है, संडे का सेमिनार, है ना। प्लान प्रैक्टिस, एसपीएस और बीपीएस और डायमंडशिप के फंक्शन की जानकारी अगर आपको मिलती है, तो इस प्रकार की एक्टिविटी का आप हिस्सा बने, तो आप अधिक से अधिक सीखने की कोशिश करेंगे। और हमेशा ध्यान रखें कि देयर इज नो सीक्रेट। सफलता का कोई रहस्य नहीं है, सफलता का कोई भी रहस्य नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपको सफल कर दे, तो दुनिया में एक ही शख्स है जो आपको सफल कर सकता है, वो है आईना। आईने में जाके देखें तो आपको उस व्यक्ति का चेहरा नजर आएगा जो आपको सफल बना सकता है ना। और दुनिया की महान शख्स, है ना, बिल गेट्स, ये कहते हैं कि अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको पैशंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। और धैर्य भी कितना रखे सर? जितना सिस्टम करता है। सिस्टम ये कहता है कि एक स्त्री अगर मां बनना चाहती है तो उसको 9 महीने का धैर्य रखना पड़ेगा, तभी वो मातृत्व सुख प्राप्त कर सकेगी। एक किसान को अगर फसल लेनी है तो उसको कम से कम 3 से 4 महीने उसको पैसा रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, तभी उसको उसके रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो सिस्टम भी बता रहा है कि जैसे कि 1200 लोगों को अगर आप प्लान दिखाते हैं, आपके पास लिस्ट है 1200 लोगों की कि आप 1200 लोगों को प्लान दिखाने जा रहे हैं, लेकिन सबसे दुनिया का कड़वा सच है, उस 1200 लोगों में से 900 लोग तो आपको सुनना ही पसंद नहीं करेंगे सर। आपका प्लान नहीं सुनेंगे, आपको आपकी डायरी बंद करने के लिए सलाह देंगे, उठ के चले जाएंगे। सिर्फ 300 लोग हैं जो आपका प्लान सुनने के लिए तैयार रहेंगे। यहाँ पर आपको पैशेंस रखना है। ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त और मेरा कहना नहीं मानता, कोई बात नहीं। समय, समझ और पैसा एक साथ में नहीं आता है। जब भी इसकी समझ आएगी अपने पास में आ जाएगा। और उस 300 में से भी सिर्फ 85% लोग हैं जो आपकी ज्वाइनिंग के लिए तैयार होते हैं। और ज्वाइनिंग के लिए आप जब जाओगे तो उसमें भी 35% लोग आपके साथ में आएंगे। और 35 लोग ज्वाइन तो हो गए, लेकिन 11 लोग ऐसे हैं जो आपको डायमंड बनाने के लिए आगे आएंगे। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। और फिर मैं आपको कहूंगा कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल जोली में। अपनी तो ख्वाहिश है,
लेकिन ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूलझोली में, वक्त की साख को हिलाना पड़ेगा सर। कुछ नहीं होगा अंधेरे को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया तो खुद ही जलाना पड़ेगा। किसी को दोष देने से मतलब नहीं है। और हमारे ग्रेट मेंटर्स नरसिंह ग्रेवाल साहब ये कहते हैं, बड़े मौके सिर्फ किस्मत वालों को नहीं, हर किसी को मिलते हैं। बस फर्क इतना रहता है कि हर कोई उसको पहचान नहीं पाता है। जो उसको पहचान लेता है वो सक्सेस है, और जो पहचानने में देरी कर लेता है उसको रिजल्ट देरी से मिलता है। और कहना चाहूंगा कि जिन्होंने कतरा भर भी साथ दिया, हमारा वादा रहा, वक्त आने पर उसको दरिया लौटा देंगे, है ना। और सफलता तेज या सबसे स्मार्ट नहीं होती है, लेकिन सफलता हमेशा उसी को मिलती है जो हार को मानने से इनकार कर देता है। और अंग्रेजी का शब्द ये कहता है इम्पॉसिबल, हमेशा कहता है कि आई एम पॉसिबल। और थॉमस अल्वा एडिसन साहब का ये कोटेशन, मैं सफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके ऐसे ढूंढे जो काम नहीं करते थे, और उसमें से एक सक्सेस हुआ और बल्ब का आविष्कार हुआ। तो यहाँ पर भी उनको पैशंस रखा। बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पैशंस के साथ में मेरी आज मीटिंग को सुना। जाने अनजाने में कुछ ऐसे शब्द अगर आप निकल गए तो उन शब्दों के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैंने सिस्टम के माध्यम जो भी सीखा, मैंने सिस्टम के माध्यम से सीखा, और इसी के माध्यम से मैंने सिखाने की कोशिश की है। गुरुदेव, माइंड आपको हैंड ओवर सर। थैंक यू सर। वेरी वेरी ग्रेट सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट। और बिल्कुल ताली तो बनती है सर। बिल्कुल, मैंने शुरुआत में ही बोला था कि आज अपने बीच में जो शख्स आ रहे हैं, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलने वाला है, बहुत कुछ समझने का मौका मिलने वाला है। और अगर आप डायरी और पेन के साथ बैठे और आज की मीटिंग को आपने अटेंड की, तो गारंटी के साथ आपकी बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आप इस बिजनेस को, जो अब तक शायद आप इसको हल्के में ले रहे थे, अनमने मन से कर रहे थे, या करने का विचार भी नहीं चल रहा था, वो चीज़ आज की मीटिंग से क्लियर हो गई होगी। सारा निचोड़ जो है वो सारा सर ने मेहनत करके इन स्लाइडों को इस प्रकार से तैयार करके और आपके सामने प्रेजेंट करिए, हमारे सामने प्रेजेंट करिए। और बिल्कुल समझाने का कितना शानदार तरीका सर का है कि हर एक चीज़ को बड़ी ही, है ना, शानदार तरीके से प्रेजेंट की, समझाया। तो बिल्कुल आपने पक्का, मुझे पक्का भरोसा है आपने इन चीज़ों को नोट किया होगा, नोट किया होगा और समझा होगा। और आज के बाद में इन चीज़ों को आपने अप्लाई करना शुरू करना होगा और शुरू करके रिजल्ट निकालना होगा। बस यही है इस बिजनेस में सबसे बड़ी जो सफलता है, वो सबसे बड़ी सफलता तो इसी में मिल जाती है कि आप टिकते कितने दिन हैं। ना, टिकना बहुत बड़ी बात है इस बिजनेस में। रिजल्ट आए नहीं आए, लेकिन आप टिकते कितने दिन हैं। दो चार पांच लोग अगर आपको मना कर दें और बिल्कुल मुंह लटका के नहीं होता ये बिजनेस और चले जाते हैं, तो मुझे बताओ नुकसान किसका हुआ। अच्छा, अगर भाई जो परचेजिंग आपने की है वो परचेजिंग तो हो गई है, परचेजिंग तो हो गई है ना। अब किस चीज का पैसा लग रहा है? 1 रुपया नहीं लग रहा। तो अब चीज है टिकने की, और जितना आप टिकेंगे ना, डेफिनेटली ये उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि टिकने से ही बिजनेस बढ़ता है, टिकने से ही बिजनेस बढ़ता है। क्योंकि मैं शुरुआत में अभी जैसे सर ने सारी चीजें बताई, सारी चीजें बताई, समझ में भी आई, है ना। और टिकने का ही महत्व यहाँ पर महत्व है। शुरुआत में मैंने स्टार्ट किया, 2 4 5 साल लोगों ने मना किया, और मेरा भी जो ना दिमाग खराब, मैं भी हताश, मैंने भी सोच लिया कुछ नहीं होता, चलता ही नहीं है ये काम, कोई नहीं आ रहा है, ऐसे मेरे काम कैसे बढ़ेगा। लेकिन सर यही, जैसे मनोहर जी मीटिंग ले रहे थे, ऐसे ही मुझे भी मीटिंग लेने का मौका मिल गया। और मीटिंग जब ली तो एक चीज समझ में आ गई, कोई बात नहीं है, काम चले या नहीं चले, कोई आए या नहीं आए, मुझे रहना है।
बस ये चीज मैंने उस टाइम समझी उस मीटिंग से। और मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं है तो क्या जा रहा है, कुछ तो जा तो नहीं है ना। बस मैं ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करता रहूंगा, एक दिन मुझे चीज समझ में आ जाएगी, मैं करना स्टार्ट कर दूंगा। और बस ट्रेनिंग मीटिंग में आता गया, सीखता गया, धीरे धीरे चीजें क्लियर होती गई। फिर बाद में समझ में आया कि यार लोग आते क्यों नहीं है। ये चीज बाद में समझ में आई मुझे। इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रहा था, मेरी बातों में दम ही नहीं था, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था जो मुझे अगले व्यक्ति को बताना चाहिए था, अगले व्यक्ति के सामने प्रेजेंट करना चाहिए था, वो था ही नहीं मेरे पास में। इसलिए लोग मेरे पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे, इसलिए लोग मेरे से समझ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करता गया, मनोज जी ने जैसे ट्रेनिंग आज ली उस प्रकार से बहुत सारे है ना अलग अलग लीडर्स के माध्यम से मैं सीखता गया, तो मुझे समझ में आने लग गया अच्छा। और धीरे धीरे रिजल्ट आने लग गया, आज देख लो आप। तो अगर आप भी जो ना इस ट्रेनिंग मीटिंग के माध्यम से सीखते रहेंगे, अपने आप को टिकाए रखेंगे, और मीटिंग में किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब आ जाओ, आप आगे से खुद आना शुरू कर देंगे और टिक जाएंगे ना, तो गारंटी है। आज देखो 29 जनवरी से 3 फरवरी की ट्रिप है हमारी, और ये सारे लोग घूमने जा रहे हैं। आपके बीच में से ही 10-12 लोग तो यहीं से ही हैं, आपके जो बीच में बैठे ना 10-12 लोग तो यहीं से ही घूमने जा रहे हैं। सोच के देखो। तो केवल केवल ये क्या है, टिकने का ही परिणाम है, टिकने का ही परिणाम है। और अच्छा, आपका अपलाइन भी तो ये देखता है ना। अच्छा, देखते हैं, देखिए टिकते कितने दिन है, टिकते कितने दिन है ना। और हर चीज को नोट करते हैं अपलाइन, है ना। बस यही है कि आप अपनी ईमानदारी रखें, बिजनेस ईमानदारी का है, और एक दूसरे का सपोर्ट करना है, मिलकर काम करना है, सीखते रहना है। चलो बहुत बढ़िया। और आज तो मनोहर जी ने वाकई जो ना गजब की मीटिंग ले ली, A to Z सारी चीजें क्लियर करती, A to Z। और बिल्कुल काबिले तारीफ है, इसके पीछे इनकी मेहनत है। सोच के देखो आज की जो मीटिंग ली होगी तो कितनी मेहनत करी होगी समझो। उनको सारी चीजों को जो ना इस प्रकार से सेट किया होगा, कहाँ पर क्या चीज प्रेजेंट करनी है उस चीज को समझा होगा। तो वाकई जो ना सर की मेहनत झलक रही है। तो बिल्कुल मैं सभी को अनम्यूट की परमिशन दूंगा, सारे के सारे अनम्यूट होके सर के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे आज की मीटिंग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद मनोज सर। साहब। आज का सेशन शानदार। गो डायमंड। और गो डायमंड, गो अपन डायमंड, बोलेंगे ऑल द बेस्ट। बेस्ट, गो आई एम डायमंड। डायमंड, आई एम ए गो डायमंड, डायमंड। आई एम ए डायमंड।